स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, अंजनी और आयुष। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जो कि आज से 2 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 देशों का दौरा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री मोदी पहले द्विपक्षीय वार्ता के लिए जापान जाएंगे और उसके बाद चीन के तियानजिन में आयोजित हो रहे एससीओ समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोहरे परिणाम वाली साबित हो सकती है। ये यात्रा भारत के लिए जापान से अपने रिश्ते बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आ सकती है और दूसरी तरफ चीन के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव है, जिसकी वजह से दुनिया भर के कूटनीतिक जानकारों की नजर प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन के लिए जाने वाले कूटनीतिक कदमों पर टिकी हुई है। भारत और जापान का रिश्ता कोई एक दशक या फिर एक शताब्दी का नहीं, बल्कि 1400 साल पुराना है। अब उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ने वाला है। पीएम मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर शाम को रवाना होंगे और इस दौरान वो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो रक्षा, व्यापार, निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। पीएम मोदी और शिबा एक साथ बुलेट ट्रेन में बैठकर सेंदाई की यात्रा करने की उम्मीद है और ये शहर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अपनी पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी और इशिबा मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर से परे भारत में भविष्य के बुलेट ट्रेन परियोजना पर जापान की भागीदारी कैसी हो सकती है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोनों देश सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र को भी अपग्रेड करेंगे। साथ ही सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू कर सकते हैं। जापान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चाइना का दौरा करेंगे और इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होनी है, जो दोनों ही देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। भारत और चाइना ने 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा ने मजबूत विकास साझेदारी की नींव रखी, जबकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ने इस गति को बनाए रखा। दोनों देशों ने 2018 में वुहान और 2019 में चेन्नई में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के जरिए आपसी विश्वास को और बढ़ाया। हालांकि 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव ने संबंधों को प्रभावित जरूर किया। 2024 में रशिया के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से रिश्ते और बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 देशों का दौरा ऐसे वक्त में जब अमेरिकी सरकार ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जिसका असर भारत के कई सेक्टर्स के एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। इस ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारतीय वस्त्र उत्पादों को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन भारत ने भी हार नहीं मानी और न ही अमेरिका की बात मानी। ट्रम्प और अमेरिका की जिद के आगे भारत बिल्कुल भी नहीं हिला। भारत ने अपने इरादों पर मजबूती दिखाई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। इसके पीछे की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की तरफ से रूस से तेल खरीदने को बताया था। हालांकि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियों का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं होगा। उनका मानना है कि सरकार अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगी नहीं। और इसी बीच में खबर है, महात्मा अयंकाली की जयंती आज है और प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि दी है। वो ज्ञान और शिक्षा के प्रति अत्यंत समर्पित थे। इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से अपने ट्वीट के जरिए किया गया है। ट्रिब्यूट दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जयंती के मौके पर, और किस तरीके से सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के रूप में उन्हें देखा गया, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ ही समाज को बेहतर बनाने की दिशा में भी उनके द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए अलायंस के भीतर सीट बंटवारे पर हलचल तेज है। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में लंबी बातचीत के बाद सीटों का फॉर्मूला लगभग तय कर दिया गया। माना यह जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके बाद सभी दल अपनी सीटों का ऐलान करेंगे। हालांकि सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर एनडीए के बड़े नेता ही लगाएंगे। एक और बैठक होने की संभावना है, जिसके बाद सीटों की औपचारिक घोषणा।
सूत्रों के मुताबिक इस बार सीटों का बंटवारा पिछले विधानसभा चुनाव के तर्ज पर होगा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी इस बार एनडीए के साथ है। बीते लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा और इसी प्रदर्शन को आगे आधार बनाकर चिराग पासवान बिहार में 40 से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान का ज्यादा सीटें मांगना उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखना है। हालांकि चिराग को कम सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा लगभग फाइनलाइज्ड है। दोनों दल 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू का आंकड़ा बीजेपी से थोड़ा ज्यादा होगा, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि बिहार में जेडीयू बड़ी पार्टी है। वहीं बाकी की जो सीटें हैं वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी मिलेंगे। सूत्रों की माने एनडीए में जेडीयू को 102, बीजेपी को 101 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बाकी की 34 सीटों में से चिराग को 20, मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगर चिराग 20 सीटों पर नहीं मानते हैं तो 1-2 सीटें बीजेपी उन्हें अपने कोटे से भी दे सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी खतरा मंडराने लगा है। पुलिस मुख्यालय को मिली अहम खुफिया जानकारी के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। खबर यह है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के 3 आतंकी बिहार में दाखिल हो चुके हैं। जानकारी मिल रही कि आतंकी प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं ये, और इनकी पहचान रावलपिंडी निवासी हसनैन अली, उमरकोट के निवासी आदिल हुसैन और बहावलपुर के रहने वाले मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते काठमांडू पहुंचे और फिर वहीं से पिछले हफ्ते नेपाल बॉर्डर पार करके बिहार में दाखिल हुए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस इनपुट को बेहद गंभीरता से लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने तीनों आतंकियों के पासपोर्ट के साथ साथ दूसरी डिटेल सीमावर्ती जिलों में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा कर दी। खासतौर पर नेपाल से सटे जो इलाके हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इन आतंकियों के देश के किसी भी हिस्से में आतंकी घटना को अंजाम देने की आशंका है। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये अलर्ट और भी संवेदनशील है, क्योंकि आतंकी किसी बड़े राजनीतिक या भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम को भी टारगेट कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया। इस भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवार साल 2021 से न्याय की मांग कर रहे थे और इसी बीच दिल्ली से लेकर पटना तक कई जगहों पर आंदोलन भी हुए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और आज इस भर्ती परीक्षा को लेकर अहम और आखिरी फैसला सुना दिया गया है। संपूर्ण भर्ती जो है 2021 की उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आगामी जो भर्ती निकली है 2025 में, उसमें ये 260 पद जोड़े जाएंगे। नया विज्ञापन निकलेगा। जो 2021 में शामिल थे वो इस भर्ती में भी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो आरपीएससी की संलिप्तता है उसमें बाबूलाल कटारा का महत्वपूर्ण रोल रहा है। कोर्ट ने कहा कि जो घर का भेदी होता है वो लंका ढाता है। उसने पूरी एसआई भर्ती की जो लंका है उसको ढा दी और इसमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायके के अलावा 4 लोगों की और संलिप्तता बताई है। जो भूतपूर्व चेयरमैन थे उनकी भी संलिप्तता है। और कोर्ट ने कहा है कि इसमें एसआई पेपर लीक व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से और ब्लूटूथ गैंग से और डमी कैंडिडेट जो भी इस धरती पे अवेलेबल होता है सारी चीज़ों से इसमें हर चीज़ अनाधिकृत रूप से उपयोग में लिया गया। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को प्रशिक्षण ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई। अब अगली यानी जो एसआई की अगली जो नई भर्ती होगी उसमें 2021 परीक्षा में 659 पद जोड़े जाएंगे और कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक 2021 में भर्ती में शामिल हुए जो उम्मीदवार हैं अब आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उनको भी 2025 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। दरअसल साल 2021 में 859 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और इस परीक्षा में कई डमी उम्मीदवारों की खबरें सामने आई और इसके बाद ये भी पता चला कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। परीक्षा में कई गड़बड़ियां पाए जाने के बाद सरकार ने एसओजी को जांच सौंप दी। राजस्थान एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले पेपर दलालों के हाथों में पहुंच गया और जांच में 50 से अधिक डमी उम्मीदवारों को अरेस्ट किया गया, जिनमें भर्ती के टॉपर नरीश खिलेरी सहित 51 चयनित एसआई शामिल थे। इन सभी को राजस्थान पुलिस ने उस समय निलंबित किया था।
इस भर्ती परीक्षा को लेकर पहली याचिका 13 अगस्त को दायर की गई। हालांकि इस दौरान इतने सबूत नहीं थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके बाद पहली जांच हुई तो बस 68 उम्मीदवारों की चोरी पकड़ी गई। इस आधार पर उस वक्त पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एग्जाम पास कर चुके थे वो हाईकोर्ट में दायर याचिका का विरोध भी कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और कई तो अन्य सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देकर इसमें शामिल हुए। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। इस लिखित परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसके बाद साल 2023 में इस भर्ती परीक्षा के लिए एसआईटी की टीम भी बनाई गई। नए सिरे से जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच होती गई डमी उम्मीदवार सामने आते गए, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। जांच में भी सामने आया कि शांति नगर बाल भारती स्कूल के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश की मिली भगत थी। बाद में इनकी भी गिरफ्तारियां की गई थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में आज भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें आतंकियों के घुसपैठ की इंटेल मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादियों के बीच ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। सेना ने आतंकियों के खिलाफ 1 अगस्त को ऑपरेशन अखल शुरू किया, जो कि 12 दिनों तक चला, जिसमें 2 जवान भी शहीद हुए। 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 7 अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 23 आतंकवादी मारे गए। आज मारे गए 2 आतंकियों की पहचान सामने नहीं आई। अन्य 21 में से 12 आतंकी पाकिस्तानी थे, जबकि 9 स्थानीय थे।